गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूडिमोनिया क्लासेस। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी में चैप्टर 4 करेंगे, दैट इज़ एग्रीकल्चर, कृषि। आज हमें जानना है कि एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ पे किस किस सॉइल में और क्या क्या उगाया जाता है, किस किस रीजन में इंडिया के एंड वर्ल्ड के। तो आज हम एग्रीकल्चर के बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो ये है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इसमें क्या होता है ना, प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सब एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है जो रिसोर्सेज के प्रोडक्शन, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना और एक्सट्रैक्ट करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं या गैदरिंग कर रहे हैं, ये तीनों एक्टिविटीज़ वो हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड है या उनके एक्सट्रैक्शन से। फिर आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके अंदर आपकी वो एक्टिविटीज़ आएंगी जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। हम आयरन ओर लेते हैं उसको चेंज कर देते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं स्टील में, तो दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ये प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। अब जैसे कि आपने ब्रेड बना ली, ब्रेड बनाना, प्रोसेसिंग करना इज़ रिलेटेड टू सेकेंडरी सेक्टर। अब धागा था, मतलब कॉटन थी, कॉटन से आपने धागा बना दिया, वीविंग ऑफ क्लॉथ, कपड़ा बना दिया, तो दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर वो होता है जिसमें सर्विसेज रिलेटेड होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, बैंकिंग, बीमा एंड एडवर्टाइजमेंट। सो ये सब टर्शरी सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, इसमें हमारा लाइव स्टॉक रियरिंग भी आता है। वर्ल्ड में 50% पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और भारत में 2/3 पॉपुलेशन स्टिल एग्रीकल्चर कर रही है। अब एग्रीकल्चर भी ऐसे ही नहीं हो सकता है, उसके लिए एक अच्छी खासी टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट होना ज़रूरी है, तभी हम एग्रीकल्चर कर पाएंगे। जिस लैंड पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, क्रॉप्स उगा रहे हैं, उसे एरेबल लैंड कहा जाता है, कृषिगत भूमि। एरेबल लैंड कृषिगत भूमि कहते हैं। तो आप उन देशों को देख सकते हैं, उन जगहों को देख सकते हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जहाँ पे ये सब कंडीशन फुलफ़िल होंगी। एरेबल लैंड आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है इन दिस मैप। ठीक है, फिर इसके बाद हमें बताया गया है फार्म सिस्टम, कृषि तंत्र। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बताया गया एग्रीकल्चर भी एक सिस्टम है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्रीकल्चर करने के लिए जो यूज़ होती है, जैसे कि बीज। सबसे पहले आप सीड्स का यूज़ करोगे, फिर फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करोगे, देन मशीनरी का यूज़ करोगे, देन लेबर का। इनके बिना एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो। फिर आपको प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ये सभी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है और आउटपुट निकल कर आता है। आउटपुट के अंदर आपकी क्रॉप आ जाएगी और वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट कुछ भी निकल कर आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कितने टाइप की होती है। एग्रीकल्चर 2 टाइप्स की होती है, डिपेंड ऑन द जियोग्राफिकल कंडीशंस एंड डिमांड ऑफ द प्रोड्यूस एंड लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग को 2 तरह से बांटा गया है, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, बेसिकली उसका मतलब होता है एक फैमिली, किसान की जो फैमिली है वो प्रोड्यूस करे सिर्फ अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए, तो ट्रेडिशनल वे में वो एग्रीकल्चर करेगा। इसमें कोई मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लो लेवल टेक्नोलॉजी होती है, फैमिली की लेबर होती है, एंड इतना ही प्रोड्यूस हो पाता है जितना फैमिली की नीड्स पूरी हो सके। ठीक है, इस टाइप के एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव। इस टाइप की एग्रीकल्चर को हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहेंगे। और एक और टाइप की है, वो है प्रिमिटिव। तो दूसरा टाइप है प्रिमिटिव, फर्स्ट इज़ इंटेंसिव। अगर इंटेंसिव को डिटेल में देखें तो
ये लगा लो एक छोटा सा एरिया है, प्लॉट है, एक प्लॉट ले लो छोटा सा, उस पे आप नॉर्मल अपने डे टू डे वाली टूल्स यूज़ करोगे, सिंपल से टूल्स यूज़ करोगे और लेबर का ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसे आप बोलोगे इंटेंसिव। ये बेसिकली जहाँ पर अच्छी खासी क्लाइमेट होगी, सॉइल होगी, एक साल में वहाँ पे एक से ज़्यादा फसल भी उगाई जा सकती है, लेकिन स्टेपल क्रॉप उगाई जाती है वो इसलिए क्योंकि फैमिली की नीड्स पूरी हो रही है, जैसे चावल उगा लेंगे, गेहूँ, मक्का, ठीक है, ये सब। इसके बाद है इसमें कौन कौन से एरियाज शामिल है, तो आप साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ एशिया, इन देशों में आप देख सकते हो जहाँ पे मॉनसूनी हवाएं चलती है और जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पर ये वाली एग्रीकल्चर की जाती है, ठीक है। इसके बाद है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानी जाती है और नॉर्मेडिक हर्डिंग भी। इस एग्रीकल्चर का मतलब होता है स्लैश एंड बर्न टेक्निक के बेस पे एग्रीकल्चर करना, क्रॉप उगाना। ये ज़्यादातर नॉर्थ उन देशों में है, ट्रॉपिकल रीजन्स में, और उन पे जैसे अमेज़न बेसिन के एरिया में, ट्रॉपिकल रीजन्स में, और साउथ ईस्ट एशिया में, और इंडिया में अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। यहाँ पर बारिश में निर्भरता होती है, बारिश और वहाँ की जो वेजिटेशंस है, वहाँ की जो वेजिटेशंस है उन पर निर्भरता होती है। अब जैसे कि वहाँ पर क्या होता है, एक जगह पे, गिव मी 1 सेकेंड, जैसे मान लो इस जगह पे वो क्या करते हैं, वहाँ के लोग, लोकल ट्राइबल पीपल, कि यहाँ पर इन्होंने पेड़ वेड़ थे सब कुछ काट दिए, जला दिए, यहाँ के लैंड को जला दिया, आग लगा दी, और फिर उस मिट्टी को छिड़क कर वहाँ पे खेती कर ली, मतलब उस जो ऐश है उसको छिड़क कर वहाँ पे खेती कर ली, लैंड को साफ़ करने के बाद इस राख से मिट्टी में मिलाकर खेती कर ली। इससे क्या होता है, यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप उगती है, मेज़, मक्का, और यहाँ पर उगता है याम, जिसे रतालू कहते हैं, आलू, कसावा, ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती है। ये लैंड की फर्टिलिटी जब तक है तब तक यहाँ पे खेती करेंगे, और जिस दिन ये फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, ऐसी दूसरी जगह पर जाकर सेम स्लैश एंड बर्न टेक्निक अपनाएंगे और वहाँ पर खेती करेंगे। तब तक ये वाला जो रीजन है ये वापस से भरपूर हो जाए, डेवलप हो जाए, हरा भरा हो जाए, फिर ये वापस उस जगह पे आकर एग्रीकल्चर कर लेंगे। तो इस तरीके से स्लैश एंड बर्न बिल्कुल ट्राइबल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, जो बस जीवन पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जा रही है, इसमें कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप्स हैं, एक इंटेंसिव है। इंटेंसिव का मतलब है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत हाई हो, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत हाई हो, लाइक इंडिया में पॉपुलेशन हाई है ना, तो यहाँ पर भी आपको ऐसी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। जिस एरिया में पॉपुलेशन हाई होता है वहाँ पे कोई भी मशीन्स का यूज़ ना करके फैमिली का लेबर या फिर इंटेंसिव वहाँ के लोगों की मतलब मैनुअल लेबर का यूज़ करके एग्रीकल्चर कराया जाता है। कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, सिंपल टूल्स होते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे इंटेंसिव। और हाँ, यहाँ पे लैंड भी छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 1.5 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, उससे छोटा, छोटे छोटे लैंड होते हैं, प्लॉट होते हैं, उन पे एग्रीकल्चर होती है बाय द फैमिली और लेबर और सिंपल टूल्स। लेकिन जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसमें हम देखते हैं कि ट्राइबल्स के द्वारा एक लैंड में आग लगा के दूसरे लैंड पे चले जाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। इसके बाद हमें बताया गया है नॉर्मेडिक हर्डिंग। नॉर्मेडिक हर्डिंग का मतलब है वो जो अपने वो जैसे कि ये सैमिड एरिया, सूखे क्षेत्रों में या एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ एशिया लाइक इंडिया, लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर के रीजन में की जाती है। इसमें क्या होता है, जो चरवाहा होता है अपने एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है, किस लिए, चारा चरवाने के लिए, फूडर के लिए और पानी के लिए। ये जो होता है क्लाइमेट पे भी निर्भर करता है। जैसे कि अगर बहुत ठंडी है, मान लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ठंडी जगहों पे अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो वो नीचे आ जाएगा,
और अगर बहुत गर्मी हो रही है तो वो ऊपर चला जाएगा। डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। वो अपनी शिप्स को, कैमल को, याक को, गोट को पालते हैं। इसी तरीके से पानी और फूडर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। बदले में इनको इससे क्या मिलता है? इससे उनको खाल, दूध, मांस, ऊन, ये सब प्रोड्यूस मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग जो होते हैं लाइव स्टॉक की रियरिंग करते हैं, उन्हें पालते हैं। फिर आता है कमर्शियल फार्मिंग। अब ये बिल्कुल सब्सिस्टेंस का उल्टा है। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर क्या होता है ना, आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो या अगर आप लाइव स्टॉक रियरिंग भी कर रहे हो तो मार्केट के पर्पज़ के लिए कर रहे हो कि उन्हें बेचना है। जैसे आप जो भी एरिया कल्टीवेट करोगे ना, वहाँ पे भी बहुत अच्छी खासी कैपिटल लगाओगे। कैपिटल मीन्स पैसा, मशीनरी का यूज़ किया जाता है। और इसके भी टाइप्स हैं। इनमें आपको आ जाएगा एक तो मिक्स्ड फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इसमें क्या होता है? अनाज की खेती की जाती है बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप फैमिली नीड्स तो पूरी कर रहे हो, लेकिन आप इतना सरप्लस में कर रहे हो, एक्सटेंसिव कर रहे हो कि इससे आप सेल भी कर सको। जैसे इनमें मेजर क्रॉप्स लाइक गेहूँ, वीट एंड मेज़, मक्का उगाया जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया के, क्योंकि आपको पता ही है गेहूँ कहाँ उगता है, तो गेहूँ ठंडे प्लेसेस पे उगता है, इसलिए अमेरिका, यूरोप और एशिया में जो वो वाला रीजन है आपका टेम्परेट रीजन, वहाँ पे उगाया जाता है। और इसके साथ ही ये आई थिंक क्लास सेवन्थ में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है। इनके फार्म्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और फार्म जो होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए मशीनरी का यूज़ किया जाता है। और ग्रोइंग सीज़न जो होता है ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, वरना इससे फसल नहीं उग पाती है। तो ये सब हमें बताया गया है। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड फार्मिंग की। मिक्स्ड फार्मिंग में जो फार्मिंग की जाती है उसमें हम कोई ना कोई क्रॉप के साथ साथ फूडर क्रॉप्स लगाते हैं, ताकि हम अपने पशुपालन भी अच्छे से कर पाए। उनको पालने के लिए भी व्यवस्था की जाती है। ये कहाँ कहाँ पर की जाती है? तो इसके लिए यूरोप है, ईस्टर्न अमेरिका, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। ठीक, और इसके बाद अब हमारी आती है प्लांटेशन की, रोपण कृषि। प्लांटेशन के अंदर क्या आता है? इसके अंदर चाय की खेती, टी, कॉफ़ी, कैशू क्रॉप्स, रबड़, केला, कॉटन, ये सब क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ये प्लांटेशन है। इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर कैपिटल की ज़रूरत होती है और लेबर की भी ज़रूरत होती है। इससे जो प्रोड्यूस निकलता है उसको प्रोसेस या तो उसी खेत के पास कर लिया जाता है या आसपास किसी न किसी फैक्ट्री में। इस वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क भी अच्छा खासा डेवलप करना ज़रूरी है। अब ये जो एग्रीकल्चर, ये बेसिकली जो ट्रॉपिकल रीजन है वहीं पर किया जाता है। अब इसके बाद बताया गया है कि मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी और भारत, श्रीलंका में चाय सबसे बेस्ट मिलती है। इसके बाद हमें मेजर क्रॉप्स पढ़ने हैं। उससे पहले हम जो हमने डिस्कस करा कमर्शियल फार्मिंग, उसको एक बार समझ लेते हैं। कमर्शियल फार्मिंग आपको समझ आ गया होगा, ये सब्सिस्टेंस से अपोजिट है। इसमें जो क्रॉप के लिए लैंड होता है, ऐसा नहीं है कि 1.5 या 1 हेक्टेयर का लैंड है। बहुत बड़ा लैंड होता है, 400, 200, 250 कितने भी हेक्टेयर्स का ये बहुत बड़ा लैंड होता है। इतने बड़े लैंड पे अब आबादी तो लगाएंगे नहीं, लोगों को तो लगाएंगे नहीं, इसलिए कैपिटल लगता है, मशीन्स लगती है। और इतना बड़ा लैंड है, मतलब प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होगा, तो जो प्रोडक्शन होता है वो बेच दिया जाता है। तो ये सब कुछ मार्केट के लिए किया जा रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे, इस टाइप के एग्रीकल्चर में मार्केट के लिए एग्रीकल्चर किया जा रहा है। और ये कमर्शियल फार्मिंग जो है, इसमें मशीन्स का, कैपिटल्स का यूज़ होता है। जबकि इसके अपोजिट जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी वो बहुत ही इंटेंसिव थी, मतलब एक बहुत पॉपुलेटेड एरिया में, क्योंकि फैमिलीज़ में जो उनका लैंड होता है वो घट जाता है। मान लेते हैं
एक सेकेंड, देखिए अब मान लेते हैं कोई एक परिवार है, उनके 2-3 बच्चे हो गए, तो ये लैंड तो पहले ही बढ़ गया। मान लो 4 बच्चे थे, 4 में बढ़ गया, तो ये छोटा छोटा लैंड तो रह ही गया पहले ही। अब ये जो छोटे छोटे एरिया हैं, इन पे 1-1 गज, मान लो 1-1 हेक्टेयर कुछ लैंड है ये, 1 हेक्टेयर पे कितनी मशीनरी लगा लोगे? मशीनरी से बेटर है ह्यूमन को यूज़ कर लेना। इसीलिए यूपी, बिहार, इन क्षेत्रों में आप देखोगे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग ही रह गई है। बहुत कम लोग हैं जिनके पास बहुत सारा हेक्टेयर्स में लैंड है। वहाँ पर सबसिस्टेंस होता है, ह्यूमंस करते हैं, फैमिली लेबर इन्वॉल्व हो सकती है, और बस फैमिली की ज़रूरतें पूरी हो पाए इतना ही हो पा रहा है। तो वो आपने सबसिस्टेंस में देखा था। और कमर्शियल इसका अपोजिट होता है। इसके बाद कमर्शियल में हमने देख लिए 3 टाइप्स थे। मिक्स्ड फार्मिंग भी की जाती है, दोनों उगा लिए जाते हैं साथ में। एक कमर्शियल क्रॉप की होती है, जो अनाज होता है उसको उगाया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में। फिर प्लांटेशन की हमने देख ली, जिसमें कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको उगाया जाता है स्पेसिफिक, जैसे चाय हुई, कॉफ़ी हुई, कैशू, शुगर केन, रबड़, बनाना, कॉटन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद अब हम कुछ मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमें कई सारी क्रॉप्स की ज़रूरत महसूस होने लगी है। ये क्रॉप्स जो हैं इंडस्ट्रीज़ को भी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराती हैं। जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, गेहूँ से आटा बन रहा है। चावल हुआ, चावल, और मक्के से हमने मान लो कुरकुरे का पैकेट बनाना है, मक्का। फिर बाजरा, मिलेट्स, जूट, कॉटन, ये सब फैब्रिक, ये सब फाइबर क्रॉप्स हो गई। ठीक है, इसके बाद आपकी चाय, कॉफ़ी, ये सब बेवरेजेस हो गए। तो बहुत सारी क्रॉप्स है जो अब उगानी शुरू हो गई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राइस के बारे में। राइस कहाँ पे उगता है, मेन बात ये है। देखो, ये ट्रॉपिकल रीजन में उगाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जब बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, मतलब बारिश का मतलब पानी की पूर्ति तो बारिश से ही करोगे ना, तो बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए इनके लिए। इसी वजह से ये उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में इनकी खेती की जाती है। इसको उगाना है अगर आपको, तो एल्यूवियल सॉइल या क्लेइल सॉइल में अच्छे तरह से ये उग सकते हैं, क्योंकि उनमें पानी को होल्ड करने की क्षमता होती है इस मिट्टी में। अब जो मेन प्रोड्यूसर कंट्री है उनकी बात करें अगर, चाइना मेन है, फिर उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, ये देश भी उगा रहे हैं। और साथ ही बताया गया अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हो तो एक साल में 3 बार भी खेती की जा सकती है, 2-3 फसलें उगाई जा सकती हैं। इसके बाद आता है आटा, वीट। आटा मतलब गेहूँ जो होता है ये ठंडी क्रॉप है, मतलब ठंड में ही उगाया जा सकता है। तो इनके लिए टेम्परेचर भी मॉडरेट चाहिए, मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, बारिश भी मॉडरेट चाहिए। तो लेकिन जब इसको काटेंगे उस टाइम पर धूप चाहिए। इसी वजह से इंडिया में इसको सर्दियों के टाइम पे उगाया जाता है। और लोमी सॉइल होनी चाहिए। इसको उगाने वाले देश हैं अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में ठंडियों में उगाया जाता है। ठीक है, बाकी और देशों में तो नहीं कह सकते, बिकॉज़ वहाँ पे टेम्परेट रीजन में उगा लिया जाएगा, मतलब क्योंकि वहाँ पर इक्वेटर से तो वो दूर है ना देश, लाइक अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, इस वजह से। इसके बाद आता है मिलेट्स जो होती हैं ये सैंडी सॉइल में, रेड सॉइल में उगाई जाती है। मोटा अनाज होता है ये कम फर्टाइल, मतलब इनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो जब ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए या मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, सनलाइट हमेशा मिलनी चाहिए, तो ये लगा लो कि हमारे उन क्षेत्रों में जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पर इसे उगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब हम उगाते हैं इंडिया के अंदर। और देश अगर बात करें तो नाइजीरिया, नाइजर, चाइना, इन देशों में इसे उगाया जाता है। इसके बाद आता है आपका मक्का, मेज़। इसके लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, मिडल टेम्परेचर और मिडल रेनफॉल, ना ज़्यादा बारिश ना ज़्यादा
टेम्परेचर, मतलब मीडियम मीडियम, लेकिन धूप अच्छी खासी चाहिए। देखो मक्का जो है ना, ये भी मोटा अनाज ही है। जब मोटा अनाज है तो आप कहोगे कि इसमें भी आपको धूप ज़्यादा चाहिए, बारिश कम ही चाहिए होती है। और यहाँ पर वेल ड्रेन्ड एक सॉइल होना चाहिए। और ये कहाँ कहाँ उगाया जा रहा है? अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, भारत, मैक्सिको। फिर आता है कॉटन। कॉटन के लिए भी हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब गर्मी। ठीक है, तो इसको उगाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और कम बारिश चाहिए, और चमकीली धूप चाहिए। काली मिट्टी में उगाई जा सकती है और एल्यूवियल सॉइल में। कौन से देश उगा रहे हैं? चाइना, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट। ठीक है। और सूती वस्त्र उद्योग जो होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जो हमारा सूती वस्त्र उद्योग है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है। वहाँ पर ज़रूरत होती है कॉटन की। फिर आता है आपका जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ये पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जूट क्या है? जूट एक गोल्डन फाइबर है। ये एल्यूवियल सॉइल में अच्छे ढंग से डेवलप हो सकता है, और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई रेनफॉल की ज़रूरत होती है, क्लाइमेट भी ह्यूमिड होना चाहिए। तो मतलब नाम से ही पता लग रहा है फिर तो, जब ये कंडीशन है मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाया जाता होगा। इसी वजह से भारत में इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले लो, और पश्चिम बंगाल की साइड पे, और बांग्लादेश भी एक मेन जूट के प्रोडक्शन में आगे है देश। अब बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी के उगाने के लिए हमें गर्म क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, लोमी सॉइल। इस वजह से इसको हिल स्लोप्स पे उगाया जाता है। हिल के स्लोप्स पे, लाइक ब्राज़ील कॉफ़ी का मेन प्रोड्यूसर कंट्री है, इसके बाद कोलंबिया और इंडिया। अब हम बात करेंगे चाय की। तो चाय जो होता है ये एक प्लांटेशन क्रॉप है। तो इसे उगाने के लिए ठंडी हवा चाहिए, मतलब ठंडा क्लाइमेट होना चाहिए कम से कम, और पूरे साल में अच्छी खासी बारिश भी होती रहे बीच बीच में। डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल होनी चाहिए। इसके लिए हम वेल ड्रेन्ड और लोमी सॉइल का यूज़ करते हैं, और जेंटल स्लोप्स पे उगाई जाती हैं। इसमें लेबर बहुत लगता है, क्योंकि जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उन्हें चुनने के लिए लेबर की नीड पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये ठंडे क्लाइमेट में उगती है, हाई रेनफॉल की भी आवश्यकता होती है इनके लिए। इसके बाद हमें देखना है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं? देखो, एरिया बढ़ा दो जिसमें आप सोइंग कर रहे हो वो, या फिर आप अपनी क्रॉप्स बढ़ा दो, या फिर आप अपने इरिगेशन फैसिलिटी सुधार लो, या फिर आप फर्टिलाइज़र्स या हाई प्रोड्यूस करने वाले सीड्स का यूज़ करो। एग्रीकल्चर को मैकेनिस्टिक कर दो, मशीनीकरण कर दो उसका, या ये सब करोगे तो फूड सिक्योरिटी हो जाएगा आपको। मतलब क्रॉप्स काफ़ी अच्छी खासी संख्या में आपकी उग जाएगी, आपके पेट भर जाएंगे और एक्सेसिव नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। इस तरीके से हम रिफॉर्म करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ा सकते हैं। फिर बात है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग जगह पे देखा जा सकता है। जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, लाइक इन डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पर तो इंटेंसिव किया जा रहा है। इंटेंसिव अब आप समझ गए होंगे, जो हमने सबसिस्टेंस फार्मिंग में देखा था। इंटेंसिव जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और लैंड छोटे होते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, मशीन हम यूज़ नहीं करते हैं, लेबर का यूज़ करते हैं, वो इंटेंसिव है। तो डेवलपिंग देश में आप इंटेंसिव देखोगे, ठीक है, जहाँ सिर्फ सबसिस्टेंस के लिए एग्रीकल्चर हो पा रहा है। वहीं पर कमर्शियल वाली जो होती हैं उनमें जो आपका लैंड होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे कमर्शियल के एग्जांपल्स में अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को रखा गया है। इसके बाद आप देखोगे दो देशों की कहानी बताई जा रही है। इंडिया में एक फार्म की कहानी और एक अमेरिका में फार्म की कहानी। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे एग्जांपल दे रखा है, एक पर्सन है गाजीपुर के, यूपी के, उनके पास 1.5 हेक्टेयर तक का लैंड है। वो अल्टरनेट ईयर्स में ही इस पे अच्छे खासे प्रोड्यूस देने वाले बीजों को खरीदते हैं।
लैंड को फर्टाइल करते हैं, साल में 2 फसलें उगा लेते हैं और अपनी फैमिली की नीड्स पूरी कर लेते हैं। और गवर्नमेंट से या फिर जो कोऑपरेटिव होते हैं उनसे सलाह लेकर एग्रीकल्चर के कामों को कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, या इधर उधर से लोन वगैरह लेकर अपना काम कर लेते हैं, जैसे कि भाड़े पर किसी ट्रैक्टर ले लेते हैं। और अपने और कुछ लोग तो अपने ट्रेडिशनल तरीके से जो बैल का यूज़ होता है उसे ही करके एग्रीकल्चर करते हैं। आसपास के ट्यूबवेल से पानी ले लेते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल दिया गया इंडिया जैसे एक देश में। तो और एक और पर्सन का एग्जाम्पल है, वो कोऑपरेटिव स्टोर में जाकर दूध वगैरह बेचते हैं, तो वहाँ से अपने जानवर की देखभाल के लिए, उनके चारे के लिए ये सब सलाह वहीं से ले लेते हैं। और एग्रीकल्चर के मामले में उनकी फैमिली इन्वॉल्व है, फैमिली खेतों में काम कर लेती है अपने छोटे से खेत में, और बैंक वगैरह से या फिर अपने कोऑपरेटिव से सीड्स वगैरह के लिए या हथियार औजार वगैरह खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं। मंडी में जाके अपना सामान बेच देते हैं, क्योंकि अभी भंडारण की सुविधा नहीं है, मतलब अभी स्टोरेज की सुविधा नहीं है, इसी वजह से लोग बाज़ार में हैंड टू हैंड अपना माल बेच देते हैं, चाहे दाम कम मिल रहा हो। जबकि अगर स्टोरेज की सुविधा होती तो वो उसे स्टोर करके रख लेते और जब मार्केट में रेट अच्छा होता तो उसे तब बेच लेते। तो ऐसी सुविधा पर फ़िलहाल नहीं है। तो वो कहानी बताई गई है कि इंडिया में एक फार्मर को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और वो कैसे कैसे काम करता है। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका का एक फार्म, यहाँ पर क्या होता है ना, एवरेज साइज़ ही बहुत बड़ा होता है, लगभग 250 हेक्टेयर समथिंग कुछ। इसके बाद बताया गया वहाँ किसान तो रहता ही अपने फार्म में, वो उगाता है कॉर्न, सोयाबीन, वीट, शुगर बीट, जो भी उगाता है कमर्शियल लेवल पर हो जाता है। जैसे कुछ लोगों के पास तो 300 हेक्टेयर तक का लैंड है, और वहाँ का जो किसान होता है वो मिट्टी की जांच करवाता रहता है टाइम टू टाइम, और वाटर रिसोर्स को भी देखता है कि मतलब अगर मैं कोई क्रॉप उगाने जा रहा हूँ तो दोनों अच्छे से अवेलेबल है ना, अच्छी खासी मात्रा में, कि मेरी क्रॉप अच्छे से उग पाए। और पेस्ट का इंतज़ाम करता है, पेस्ट को डालता रहता है अपने खेतों में ताकि ख़राब ना हो। समय समय पर अपने सैंपल्स भेजता है सॉइल के। इसके अलावा वो साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम से जुड़ा हुआ होता है, फर्टिलाइज़र के मामले में जांच वगैरह लेना। इसके अलावा जो उसका खेत होता है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, उसके घर के सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, जिसमें उसे अपने खेत की इमेज पता लगती है सैटेलाइट के थ्रू। और वो इससे ये भी पता लगा पाता है कि मुझे कितना पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइज़र डालना चाहिए अपनी क्रॉप पे। वह ट्रैक्टर का यूज़ करता है, और अगर उसे बीज भी बोने हैं तो इतने बड़े खेत में बीज बोने के लिए खुद नहीं जाता, वो सीड ड्रिल का इस्तेमाल करता है, मशीन्स का। फिर लेवलर यूज़ करेगा, हार्वेस्टर, थ्रेशर, सब मशीन्स के थ्रू होता है उसका। और ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, मतलब स्टोरेज की भी व्यवस्था है, और मार्केट एजेंसीज़ में मार्केट में ले जाकर उन्हें बेच देता है। अमेरिका का किसान एक किसान से ज़्यादा एक बिजनेसमैन ज़्यादा लग रहा है, ना कि एक फार्मर, पीजेंट फार्मर लाइक इंडिया के अंदर। तो ये हमें 2 कंडीशंस बताई गई है 2 देशों के फार्मर के हालात। फिर इसके बाद अब हम बॉक्सेस देखते हैं और फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। द फर्स्ट वर्ड इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का एग्री लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट करना। तो सॉइल कल्टीवेट करना, एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमें देखना था ये बॉक्स, हमें कुछ वर्ड सीखने हैं, लाइक एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर मतलब आप सॉइल को कल्टीवेट कर रहे हो, उसमें कुछ क्रॉप्स उगा रहे हो, और जो लाइव स्टॉक है उसको रियर कर रहे हो। तो आप पशुपालन करते हो, फसल उगाते हो, मिट्टी को कल्टीवेट कर रहे हो, तो इसे एग्रीकल्चर कहा जाएगा। देन सेरीकल्चर, जो सेरीकल्चर होता है इसमें आप जो वो होते हैं ना सिल्क वॉर्म, उनको कमर्शियली पालते हो, कमर्शियली आप पाल रहे हो सिल्क वॉर्म, इससे आपकी इनकम बढ़ सकती है। फिर आता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में आप फिशेस को ब्रीडिंग कराते हो, बेसिकली पालते हो, ब्रीडिंग कराते हो उसकी। फिर इसके बाद है आपका विटीकल्चर।
इसमें अंगूरों की खेती करते हो, हॉर्टिकल्चर। इसमें आप क्रॉप्स की, फूल की, फल की, किसी की भी कमर्शियल लेवल पे खेती कर रहे हो। फॉर कमर्शियल यूज़, याद रखना, कमर्शियल यूज़ के लिए जब आप खेती कर रहे हो उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो ये वर्ड्स हमें याद रखने हैं, एग्रो, सेरी, पीसी, विटी, हॉर्टी। ये एमसीक्यूज़ में देखा जा सकता है। इसके बाद चलते हैं, अब है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल आप न्यूज़ में भी ये टर्म बहुत सुनेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका मतलब होता है एक ऐसी फार्मिंग जिसमें आप ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हो, नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हो, ना कि केमिकल पेस्टिसाइड्स का। और नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, आप कोई भी अपने सीड में जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करते हो। ज़्यादा उसके लिए क्या बोलते हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी पैदा कराने के लिए नेचुरल रखते हो आप, ठीक है। इसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसको कई जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे इसे किस नाम से जानते हैं? झूमिंग, झूमिंग, ठीक है, झूमिंग के नाम से जाना जाता है। वहीं पर मैक्सिको इज़ अ कंट्री इन इन सदर्न अमेरिकन रीजन, दैट इज़ मिल्पा। वहाँ पर मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और साउथ अमेरिका में एक और कंट्री है ब्राज़ील, वहाँ पर इसे रोका के नाम से जाना जाता है। मलेशिया जो कि आपकी साउथ ईस्ट एशियन रीजन में है, उसे वहाँ पे लद्दाख के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको और भी नाम दे सकती हूँ देने को, तो लाइक वियतनाम में इसे रे के नाम से जानते हैं, ये क्लास 10th में आप पढ़ोगे एक्स्ट्रा फैक्ट में। वेनेजुएला में कोनुको, और अंडमान निकोबार में इसे दीपा के नाम से जानते हैं। मणिपुर में इसको पामलू के नाम से जानते हैं, ठीक है। और लद्दाख इंडोनेशिया में भी लद्दाख के नाम से ही जाना जाता है। तो ठीक है, इन्हें आप याद कर लेना। इसके बाद आप देखो मेज़, जो कि मक्का होता है। मक्का को कॉर्न, भुट्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत सारे अलग अलग कलर्स के देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। फ़ोटो में भी पता लग रहा है कलरफुल से। इसके बाद हम बात करेंगे एक और फैक्ट की कॉफ़ी की खोज कैसे हुई थी। तो कॉफ़ी जो है इसके बारे में अलग अलग कहानियाँ डिस्कवरी को लेकर, लेकिन ये माना गया है कि AD 850 के टाइम पे एक पर्सन था, काल्दी, अरब का था वो अपनी बकरियां चरा रहा था, बकरियों की उछल कूद देख रहा था। उसने देखा ये बकरियां क्या खाती है, तो उसने एक पत्ती टेस्ट करी थी जो वो बकरी खा रही थी। उसको खाकर बड़ा अच्छा लगा, एकदम आराम पड़ा उसको, और उसने सोचा कि चलो मैं इसके बारे में सबको बताता हूँ। फिर इस तरीके से मतलब कॉफ़ी का डिस्कवरी हो गई और उसने सबको इसके बारे में बता दिया। अब हम अपना लास्ट बॉक्स देखते हैं, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है जब सभी लोगों को सभी वक्त पर एक्सेस हो सफिशिएंट, सेफ़ और न्यूट्रिशियस फूड की, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, एक्टिव लाइफ के लिए। तो आप कहेंगे कि उस इंसान को फूड सिक्योरिटी है। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये जो चैप्टर था 4 था। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब एंड वॉच दिस वीडियोज़। इट इज़ बेस्ट फॉर क्लास 8 स्टूडेंट, फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम्स। बिल्कुल बेसिक से समझाया गया इसी वजह से। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। थैंक यू सो मच।